गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं जेई का पेपर सॉल्यूशन 2022 का। ये पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 है 28 मार्च का। मैं एक बार फिर से बता देता हूं बेटा डिटेल में। यूपीपीसीएल के 5 शिफ्ट के पेपर हुए थे 28 मार्च, 29 मार्च 2022 और 30 मार्च। 28 मार्च को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हुआ था, 29 मार्च को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हुआ था और 30 मार्च को शिफ्ट 2 हुआ था। तो आज जो हम करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन वो करने वाले हैं 28 मार्च शिफ्ट 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन 51 से क्वेश्चन 100 तक। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक किया था। पार्ट 2 में हम जो करेंगे आज वो 51 से 100 तक करेंगे और पार्ट 3 में 101 से 150 तक करेंगे। ये सारे पेपर बेटा आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीसीएल प्रीवियस ईयर पेपर की, उसमें आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधा प्लेलिस्ट में जाइए। शुरू करें, तैयार हैं बेटा? ठीक है, तैयार हैं सब लोग? और एक बार शेयर कर दिया आप लोगों ने। अच्छा एक बात बताइए, यूपीपीसीएल जेई का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, एक बार शेयर तो कर दो कम से कम यार लेक्चर को, अपने अपने एंड पे अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। कब से खड़ा हूं मैं अपना दिल बिछाकर, सर गुड इवनिंग। नहीं, मैं भी अपना दिल बिछाकर खड़ा हुआ हूं, बट आप एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सब लोग बेटा पेपर को। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने। इवेल्युएट, हमें इसको इवेल्युएट करना है। अब देखिए ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जो कि एलिमेंट्री मैथ के नाम से बेचा जाता है आमूमन। ठीक है, कि भाई एलिमेंट्री मैथ्स आती है पेपर में, पढ़ लो, डराएंगे लोग, अरे एलिमेंट्री मैथ्स है भाई, बहुत तगड़ा सब्जेक्ट है। क्या है भाई? इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसे हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे। 1/x, अब ध्यान से देखिएगा, 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन होता क्या है? अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन देखूं तो ये सिंपल होता है log x। सिंपल बेटा क्या होता है? ये log x होता है। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? अब यहां पे ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे 1/x है, यहां पर क्या है बेटा? 1/x है, तो इसका क्या हो जाएगा? log x, और यहां पे लिमिट लग जाएगी 2 और 1। जब हम लिमिट को सॉल्व करेंगे तो log 2 माइनस log 1। अब आपको log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि log a माइनस log b का फॉर्मूला बेटा सीधा सीधा क्या होता है बताइए? log a बाय b, ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर log 2 माइनस log 1, कोई बच्चा ये मत कर देना log 1 कि भैया 2 में से 1 गया 1 बचा, ना, गलत हो जाएगा। TG2 स्टूडेंट नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहिए भी, मैं बिल्कुल कहूंगा नहीं देखना चाहिए। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पे आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगी? log 2/1। क्लियर है? 2/1। तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या बैठेगा? यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? log 2/1, सिंपल log 2 आ जाएगा। बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर है? बॉम्बे इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग। ठीक है, बॉम्बे इज द राइट आंसर। समझ में आया? एलिमेंट्री मैथ समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये बताइए फटाफट से, क्वेश्चन आपको ये समझ में आया या नहीं आया प्रॉपर तरीके से? क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई स्काडा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय हनीवेल। हनीवेल ने जो स्काडा सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे, इसमें से वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हनीवेल ने किया था? क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे डेवलप रहे हैं, तो जो हनीवेल ने किया था वो कौन सा है? फटाफट से बताइए, जो हनीवेल ने किया था वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? जो हनीवेल ने किया था वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं बेटा मैं। देखिए ध्यान से,
आप लोगों के नोट्स से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये नोट्स बेटा आप ही लोगों के लिए हैं, आपके कोर्स में है, ठीक है। तो जो लोग, मैं बता देता हूं उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोग, पता है एक बात मैं बताऊं, एक बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं कुछ बच्चे। वो लोग अगर कहीं और से कोर्स लेते हैं, इनफैक्ट मेरे साथ में भी ये हुआ है। मैं जब किसी और चैनल पे पढ़ाता था तो वहां पर वादा किया गया था यूपीपीसीएल के सारे सब्जेक्ट देने का, जो कि मात्र एक वादा बन के रह गया। मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये चीज बहुत सतर्कता से आप लोग डील करना कि आपका जो ये गर्दा उड़ा दिया बैच है ना बेटा, इसमें सारे स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तो है ही, साथ में सारे स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं। तो जो यूपी का गर्दा उड़ा दिया बैच है, इसको आप ले सकते हैं, और इसमें एट प्रेजेंट सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स आपके मौजूद हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है आपके नोट्स में से ही आया है। देखिए ये स्काडा के नोट्स हैं, और अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर की, स्काडा का ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, यहां पर देखिए, ये देखिए सिमटेक विन सॉफ्टवेयर जो है, सिमटेक विन सी सॉफ्टवेयर जो है, ये सीमेंस ने बनाया। RS View 32 रॉकवेल सॉफ्टवेयर ने बनाया है। स्कैन 300 हनीवेल ने बनाया है। और ये पेपर, ये यूपी RVNL में भी क्वेश्चन आया था। मैं आप लोगों से देख लो यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, आपके नोट्स जो मिलते हैं, आपको जो लेक्चर मिलते हैं ना, ये क्लास के नोट्स हैं। ऑफलाइन बैच में मैं जो पढ़ाता हूं, ऑनलाइन बैच में जो पढ़ाता हूं, ये उसके नोट्स हैं। अब आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी है बेटा। स्कैन 3000 जो है ये हनीवेल ने बनाया है, और ये क्वेश्चन सेम यूपी RVNL में आया था। जब मैंने यूपी RVNL जेई के पेपर सॉल्व करवाए थे, वहां से मैंने तुरंत अपने नोट्स में अपडेट किया ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट मिले। यहां से आप देख सकते हैं हनीवेल यहां पर साफ लिखा हुआ है कि स्कैन 3000 जो है वो हनीवेल का था। सिंप्लिसिटी जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक का क्या है बेटा, आपकी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर स्कैन 3000 स्काडा सॉफ्टवेयर हो गया, जो कि हनीवेल का है। चलते हैं आगे। कौन सा, सब लोग बताइए, अच्छे से सोचिए। सूरज गहलोत, जॉब सर्विस, गुड इवनिंग सर, मैं भी उनमें से ही हूं। हां देखिए, सूरज भी मेरे साथ में है। सूरज खुद कह रहे हैं इस चीज को कि सर हमें वादा किया गया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो काम कर रही है ना, जो अपनी आप को बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कहती है ना एजुकेशन इंडस्ट्री में, कि हम बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। मैं खुद भी उस कंपनी का पार्ट था। और आपको पता है बच्चों ने बाद में मुझसे क्या कहा कि सर आप चले गए, वहां पे किसी ने हमें स्पेशल सब्जेक्ट कराया नहीं, क्लास की क्लास बंद हो गई। तो आपको गर्दा उड़ा दिया बैच लेने की जरूरत है ऐसे मौके पे, ठीक है। चलिए, आपके सामने बेटा सब नोट्स हैं, सारे लेक्चर्स आपके सामने, मैं क्लास में ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्या कहते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्ट्रांग करेंगे कि जब पेपर आएगा तभी। पीक लोड पावर प्लांट इनमें से कौन सा है? देखो, बेस लोड नहीं, पीक लोड, जो पीक के टाइम पे जब एकदम जरूरत पड़ती है तब चलाया जाता है। डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट जो होता है, डीजल जनरेटर, ये पीक के टाइम पे चलाया जाता है। और पीक लोड पावर प्लांट वही होते हैं जो 4-5 घंटे के लिए ही चलाए जाते हैं, अदरवाइज ये फिर महंगे पड़ने लगेंगे। अगर इससे ज्यादा चलाया तो ये महंगे भी पड़ने लगेंगे। हाँ, वो तो बंद हो गया। हाँ, मैं खैर उसकी बात नहीं कर रहा था, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट करता है फिक्स्ड या फिर मूविंग कॉन्टैक्ट से, और व्हाट आर दे कॉल्ड, वो क्या कहलाए जाते हैं? एक सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट से बना होता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? अब यहां पे क्वेश्चन आपसे फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट का क्या नाम होता है वो पूछा है, मटेरियल नहीं पूछा, नाम पूछा है। सोच के बताइए क्या नाम है, सोच के बताइए क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे हम लोग? पाइवोट्स, सौरभ का कहा है पाइवोट्स, बताइए, सोच के बताइए सब लोग। मैं बेटा जैकेट पहनाता हूं, थोड़ा सा सर्दी लग रही है। आर्किंग पॉइंट्स नहीं बेटा, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं, सर्किट ब्रेकर की डिजाइन को समझते हैं थोड़ा सा। सर्किट ब्रेकर की डिजाइन बेटा कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से सर्किट ब्रेकर की डिजाइन होती है। 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ध्यान से देखना, ये 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं इस तरीके से, और ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, और ये लाइन होती है। लाइन में इस तरीके से लगा रहता है कॉन्टैक्ट्स,
और ऐसे ये मूव कर जाता है, ऐसे ये क्लोज हो जाता है, ऐसे ये मूव कर जाता है, ऐसे ये क्लोज हो जाता है। ये होता है फिक्स्ड कांटेक्ट, ये बेटा फिक्स्ड रहता है। और ये होता है मूविंग कांटेक्ट, ये मूव करता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये मूव करके ही क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करता है। अब यहां पे एक बात ध्यान देने के लिए है, ये दोनों के मटेरियल बहुत पूछते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स किस मटेरियल के बनते हैं, कॉपर टंगस्टन के बनते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स भी इन्हें बोला जाता है, इन कॉन्टैक्ट्स को क्या भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोड्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन पढ़ के जवाब दीजिए कि व्हाट शुड बी द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज एन अर्थ वायर, जब कॉपर स्ट्रिप को अर्थ वायर के तौर पे यूज करेंगे, क्या होना चाहिए, सोच के बताइए क्या होना चाहिए, सोच के बताएंगे। सभी लोग बेटा आंसर दीजिए, सभी लोग बेटा आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। देखिए वेरी गुड, अर्थिंग की मैं बात करूं, वो भी स्ट्रिप अर्थिंग की। ठीक है, स्ट्रिप अर्थिंग की। वैसे स्ट्रिप अर्थिंग कहां यूज होती है, ट्रांसमिशन लाइन में, ये बात दिमाग में रखना, ये पेपर में पूछी जाती है। अब अगर मैं स्ट्रिप अर्थिंग की बात करूं तो इसमें जो कॉपर की डायमेंशन है वो होनी चाहिए बेटा 25 mm इंटू 1.6 mm, ये स्ट्रिप की डायमेंशन होनी चाहिए, इससे कम स्ट्रिप नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 25 mm इंटू 1.6 mm, इससे कम, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन जीआई वायर के लिए पूछ लेता, गैल्वेनाइज्ड आयरन वाले वायर के लिए पूछ लेता बेटा, तो ये 25 mm इंटू 4 mm होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, याद रखना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इसमें यह भी सवाल पूछ लेता है कि ये जमीन में कितनी गहरे, कम से कम गहराई में गाड़नी चाहिए, मतलब कि भाई इतनी गहरी तो गाड़नी चाहिए, इससे ज्यादा गाड़ दोगे तो कोई बात नहीं है। अब देखो गड्ढे की खुदाई करना, मतलब जब आप गड्ढे को खोद के यहां स्ट्रिप डालोगे तो उसमें पैसा लगता है, क्योंकि लेबर गड्ढे को खोदेगी ना, और ऐसा एक खंबा तो होता नहीं है, ऐसे बहुत सारे खंबे होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है लेबर मक्कारी कर जाती है, तो इसको लगता है पैसा, मतलब गड्ढे की खुदाई करके उसमें स्ट्रिप डालने में लगता है पैसा। पर रूल क्या कहता है कि ये मिनिमम कितने से कितना होना चाहिए, ये बताइए मुझे, बताइए कि ये डेप्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बेटा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर कम से, सॉरी 0.5 मीटर कम से कम होनी चाहिए, 0.5 मीटर मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप जितना गहरा कर देंगे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, वो खराब नहीं रहेगा, याद रखिएगा। समझ पा रहे हैं इन बातों को? चलिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा, ये जितनी भी आपकी पीडीएफ है मैं वहीं पे अपलोड कर दे रहा हूं आपका। ठीक है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, और जेई बैच या टेक्नीशियन बैच आपको लेना है तो इस एप्लीकेशन पे से ले सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों एक ही बैच में आपको मिल जाएगा, मतलब एक ही बैच अगर आप ले रहे होंगे, वैसे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी चला रहा हूं, बट अगर आप एक ही बैच लेंगे तो उसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीलन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डैम्पनेस इन द वाइंडिंग कैन बी रिमूव्ड, मतलब किसी वाइंडिंग में अगर नमी आ जाए, वाइंडिंगों में नमी आ जाती है, क्यों आ जाती है, क्योंकि जैसे कूलर का मोटर है, कई मोटर क्या होती है पानी के अंदर गिरी हुई रहती है, मतलब पानी के अंदर डूबी हुई रहती हैं, तो उनकी वाइंडिंगों में नमी आ जाती है, तो उन्हें एक हॉट चैम्बर में सुखाया जाता है। वो पूछ रहा है कि वो टेम्परेचर कौन सा होता है जिस टेम्परेचर पर उन्हें सुखाया जाता है। तो वाइंडिंग में नमी को गर्म कक्ष में या संसेचन संयंत्र में उपकरण को अच्छी तरह से सुखाकर हटाया जा सकता है। अंदर का तापमान होना चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए अंदर का, अंदर का तापमान बताइए क्या होना चाहिए। मोनी बघेल का आंसर है बी, बिल्कुल सही आंसर है। अब पता नहीं आपको मालूम था कि तुक्का लगाया, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो मोटरें ऐसी होती हैं जो पानी में डूबी होती हैं, अमूमन कूलर के पंप जो होते हैं वो पानी में डूबे होते हैं। ठीक है, कुछ मोटरें होती हैं जो पानी में डूबी रहती हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो होते हैं, जिन्हें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स बोलते हैं ना, वो पानी में डूबी हुई होती हैं। तो खैर उनमें कभी कभी नमी जो आ जाती है वो बेटा एक चैम्बर के अंदर उन्हें सुखाया जाता है वाइंडिंगों को, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से
100 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं ये आप लिख रहे होंगे। याद रखना, अगर आप ये लिख नहीं रहे हैं तो आप ये भूल जाएंगे कुछ दिनों में और पेपर सोल्यूशन करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो बेटा, ये बताइए फटाफट से, लिख रहे हो कि नहीं। मूविंग कॉइल बताइए प्लीज, इस क्वेश्चन को करके बताइए। ये क्वेश्चन तो आप ही लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन। फटाफट से बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। प्रतिरोध मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ रेजिस्टेंस 20 ओम। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस 20 ओम है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 मिली एम्पियर है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मीटर एक्चुअली बना कितने का था, 50 मिली एम्पियर के लिए बना हुआ है। एक्सप्लेन हाउ मीटर कैन बी यूज टू मेजर अप टू करंट 5 एम्पियर। 5 एम्पियर तक के लिए अगर मैं इस मीटर को बनाऊं, मतलब करंट की रेंज 5 एम्पियर कर दूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। करंट की रेंज बढ़ाने के लिए पहले तो मुझे शंट में लगाना पड़ता है रेजिस्टेंस वगैरह, ठीक है। अब आइए बात को बड़े ध्यान से समझिए। यहां पर मैं सबसे पहले निकालूंगा एम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। वो क्या होगा बेटा, आई अपॉन आई एम। तो यहां पे 5/50 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर है तो ये ऊपर चला जाएगा पावर 3, कितना हो जाएगा बेटा आपका 100, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 100। अब यहां पर मैं शंट वैल्यू जो रेजिस्टेंस की लगाऊंगा वो क्या होती है, आर एम M-1 आपका। तो ये कितना हो गया आपका, मीटर रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20/100 - 1, मतलब 20/99। ये मोटा माटी आएगा 0.02, लगभग सी इज द राइट आंसर। नहीं 100 है ना, बी होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। लगभग 0.2 करके ये मोटा माटी आएगा ना, 0.2 समथिंग आएगा 20/100 करेंगे तो। चलिए, क्लियर है ये पॉइंट सबको क्लियर था ना, ये क्लियर है क्वेश्चन, किसी को ऐसा तो नहीं कोई छूट रहा हो इस क्वेश्चन के लिए। ये तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होना चाहिए, हो गया होगा ये क्वेश्चन क्लियर बेटा, ठीक है। और बेटा डेली क्लास चल रही है आपकी 6 बजे। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था तो आधे घंटा लेट शुरू हुई थी। चलें आगे। Which of the following is not one of the factor upon which arc resistance depend? निम्नलिखित में से एक कारक नहीं है जिस पर चाप प्रतिरोध निर्भर करता है। मतलब सर्किट ब्रेकर के जैसी कॉन्टैक्ट खुलते हैं वैसी बीच में लगती है आग, जिसे हम बोलते हैं चिंगारी। बेसिकली वो चिंगारी की फॉर्म में होती है। तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट ये रहा, मूविंग कॉन्टैक्ट ये रहा। ये कह रहा है कि इस आग को बुझाने के लिए, इस आर्क को बुझाने के लिए, इस चिंगारी को बुझाने के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। बेटा मेन तो हम लोग यहां पर जो फंडा अपनाते हैं वो बीच में जो मीडियम का रेजिस्टेंस होता है, मतलब बीच में एयर में ही तो आर्क फ्लो कर रही है। आर्क फ्लो कर रही है मतलब करंट फ्लो कर रहा है। तो एक तरीके से मुझे करंट को कम करना है। अब देखो वोल्टेज तो जो सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस है वो तो रहेगा ही रहेगा। जितना ज्यादा मैं इस मीडियम का रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा, आर्क मेरी कम हो जाएगी। आर्क मेरी कम हो जाएगी मतलब बीच में चिंगारी कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, ρL/A, लेंथ बढ़ा के, लेंथ ऑफ द आर्क। एरिया घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया पे भी डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जो ये मेरा रो है, ये बेसिकली क्या तय करता है, आयंस यहां पे जितने ज्यादा बनेंगे, जितना ज्यादा आयनीकरण होगा उतना ज्यादा मेरी रेजिस्टिविटी घटेगी, और जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी घटेगी रेजिस्टेंस और कम होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा बीच में चिंगारी बढ़ती चली जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा मेरा आयनाइजेशन होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बीच में जितना ज्यादा मेरा आयनाइजेशन होगा उतनी मेरी रेजिस्टिविटी, उतना मेरा बेटा क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी। और जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी, जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना ही मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा मेरी चिंगारी तो और बढ़िया हो जाएगी, मतलब क्योंकि वहां पे करंट और अच्छा फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आयनाइजेशन पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, पर ये सी पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा। याद रखिए सी पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी गुड, लैटिस वैकेंसीज का क्वेश्चन है। ये किसको ईमानदारी से किसने किया हुआ है। अब बेटा ये जितने भी क्वेश्चंस नए नए तुम्हें दिखाई देते हैं ना,
सच सच बताना किसने किया है ये टॉपिक। ये मैं अपने कोर्स में करवाने वाला हूं, गर्दा उड़ा दिया बैच में। ये मैं अपने गर्दा उड़ा दिया वाले बैच में करवाने वाला हूं ये टॉपिक सारे, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए इसका आंसर, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। कितने लोग जानते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अर्धचालक में कुछ परमाणु गायब होने पर लैटिस रिक्तियां बनाई जाती हैं, यह एक दोष क्या है? बताइए यह दोष क्या है? फ्रैंकल, अच्छा सौरभ भारती ने कहा फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा, और किसी का आंसर ईमानदारी से बताना, किस किस को आता है वाकई में, कि किस किस को आता है ये बताइएगा, सच ईमानदारी से बताना। ये या तुक्के मार रहे हो, या तुक्के मार रहे हो, सच सच बताना। फ्रैंकल यहां शॉर्ट की में से होगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अब ध्यान से सुनिएगा। लैटिस वैकेंसीज आर क्रिएटेड व्हेन एटम इन द सेमीकंडक्टर आर मिसिंग। सबसे पहले तो कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, पहले तो परफेक्ट क्रिस्टल को जानो क्या होता है। कोई भी परफेक्ट जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल क्या होता है? जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो किस में आते हैं? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में ही आते हैं। भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत देखेंगे तो मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो बेसिकली जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल जितने भी होते हैं वो सब क्रिस्टलाइन होते हैं। तो एक परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है? जिसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन समान संख्या में हो, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन समान संख्या में हो, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन समान संख्या में हो। अब जब ये समान संख्या में होंगे पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इसका मतलब इसे हम परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे। और ऐसा जो एटम होता है वो न्यूट्रल भी होता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ऐसा एटम जो होता है वो न्यूट्रल एटम भी होता है। तो क्या होता है कि यदि इन आयंस में, ध्यान से सुनना, इन आयंस में से, जैसे ये आयंस हैं, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखो माइनस के बगल में प्लस होना चाहिए था, पर प्लस गायब है। यहां पर फिर से माइनस आ गया, यहां पे प्लस हुआ, यहां पे माइनस गायब है, यहां पे प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया। बाकी तो स्ट्रक्चर यहां पे सेम ही रह रहा है, बाकी तो स्ट्रक्चर यहां पे सेम रह रहा है, माइनस प्लस माइनस। अब यहां पे क्या हुआ? गायब कौन सा है? ध्यान से सुनना इस चीज को। यहां से प्लस वाला गायब है आयन, यहां से नेगेटिव वाला आयन गायब है। ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर समान संख्या में पॉजिटिव आयन और समान संख्या में नेगेटिव आयन गायब रहे, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट। किसी भी मटेरियल के अंदर शॉर्ट की डिफेक्ट है। मजे की बात यहां पर सुनना, यहां पर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव आयन गायब रहते हैं, सेम नंबर ऑफ। समझ में आया? इससे फर्क क्या पड़ता है? ये इतना पॉइंट मेरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? शॉर्ट की डिफेक्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी भी मटेरियल के अंदर अगर शॉर्ट की डिफेक्ट होना है तो वो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा ही इस कॉस्ट पे कि वहां से सेम संख्या के पॉजिटिव आयन, मतलब अगर यहां पे एक पॉजिटिव आयन मिस था तो एक ही नेगेटिव आयन मिस होगा। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए फटाफट से। सभी को इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट की बात मैं यहां पर करूं। इस डिफेक्ट के होने के बाद भी, इस डिफेक्ट के होने के बाद भी एटम रहता न्यूट्रल ही है। एटम न्यूट्रल ही रहता है, याद रखना। अब देखो एक ही पॉजिटिव आयन गायब था तो एक नेगेटिव आयन भी गायब है, तो बैलेंस हो गया, न्यूट्रल रहेगा। शॉर्ट की डिफेक्ट तो कुछ परमाणु गायब होने पर लैटिस रिक्तियां, यहां पर एक्चुअली क्या बन गया? स्पेस खाली बन गया ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गायब है तो स्पेस बन गया खाली।
आप देखो ना, ये तो मैंने आपको बताने के लिए दिखाया है। यहां पे क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गायब है, तो स्पेस बन गया यहां पे, खाली खाली स्पेस यहां पे बन गया। कौन सी, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर है। और फ्रैंकल क्या होती है वो भी ध्यान से सुनो। फ्रैंकल क्या होती है, ध्यान से सुनिए इसको भी, फ्रैंकल को भी। फ्रैंकल में जो आयंस हैं, अपना मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब क्या होगा, यहां से एक माइनस आयन उठ के जा रहा होगा, यहां से एक माइनस आयन उठ के जा रहा होगा, मतलब यहां से खाली छोड़ दिया होगा स्पेस, माइनस आयन एक खाली छोड़ दिया होगा स्पेस, और ये जाके किसी दूसरी जगह पे, दूसरी खाली जगह पे, दूसरी जगह खाली जगह ढूंढ रहा होगा जहां पे ये चला जाएगा। तो होगा क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो आयन छोड़ के जाता है उसकी वजह से एक खाली स्पेस हो गई, और जहां पे जाके ये खाली जगह पे बैठ जाता है, तो दो तरीके से ये डिफेक्ट कर जाता है। एक तो खुद खाली जगह छोड़ के चला जाता है, और दूसरी खाली जगह पे जहां उसकी जगह भी नहीं है वहां जाके और बैठ जाता है। अब भाई जिस दूसरी खाली जगह पे जाके बैठा है वो उसकी जगह है या नहीं है, या वहां पे जाके वो दूसरे मटेरियल, मतलब होता सेम मटेरियल के अंदर ही है, ऐसा सेम मटेरियल के ही अंदर होगा कि वो एक जगह से उठ के चला जाता है, दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, पर कहीं ना कहीं वो बिगाड़ तो देता है जो आयंस का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, एक जगह खाली स्पेस छोड़ देगा, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ में आए ये तीनों डिफेक्ट, ये बताइए फटाफट से, ये डिफेक्ट तीनों समझ में आए? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा, ठीक है। अब ये आपको मैं अपडेट करके रखूंगा, इस फ्रैंकल डिफेक्ट को भी बेटा हम लोग क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट अलग नाम भी है इसका, दूसरे नाम से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन को समझना, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन सर्टेन एटम इन द सेमीकंडक्टर आर मिसिंग, ये केवल कह रहा है कि कोई एटम मिसिंग है, ठीक है। तो एटम मिसिंग है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन मिसिंग है, तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट है। अब कभी भूलोगे तो नहीं, अब कभी भूलोगे तो नहीं। सर जी गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। सर जी 134 नंबर हैं एसएससी जेई में, मेंस में कितने नंबर पर सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा? अर्जुन भारती, ठीक है अर्जुन भारती, ये बात अपन फ़ोन पे कर लेंगे। पहले तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा कि आपने इतने अच्छे नंबर लेके आए हो, ठीक है। डेफिनेटली क्या कहते हैं, अपन फ़ोन पे ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक और बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मटेरियल कैन कॉज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन? कुछ सामग्री के अत्यधिक निष्कर्षण से भूजल प्रदूषण हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, कुछ मटेरियलों को हम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं जमीन से, तो वो कौन सा पॉल्यूशन होता है? आपके पास नंबर है ना, मेरा नंबर ये फ्लैश हो रहा है, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मेरे आई थिंक सेव है आपका नंबर, है ना, ठीक है, क्योंकि लंबी बात है तभी करेंगे। याद रखिए फ्लोराइड, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बिगड़ जाती है, और होता क्या है बेटा, हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है फ्लोराइड की मात्रा बिगड़ने से, याद रखना, ठीक है। फ्लोराइड एक ऐसा एलिमेंट है जो पानी में ज्यादा हो जाए तो बीमारियां करता है, कम हो जाए तो बीमारियां करता है। ज्यादा हो जाए तो दांत वात खराब कर देता है, मैं नाम भूल रहा हूं उस बीमारी का, बट दांत वगैरह खराब कर देता है वो, ठीक है। हड्डियों में कमजोरी भी लाता है अगर कम हो जाए तो। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाय यूजिंग डैश, कौन सा स्टार्टर यूज करने पर, कौन सा उपयोग करने पर स्टार्टर स्टार्टिंग टॉर्क उतनी ही वैल्यू पर रहता है जितनी वैल्यू के लिए मोटर चालू रखने के लिए हमें चाहिए? मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसा कौन सा स्टार्टर है जो उतना ही टॉर्क देगा स्टार्टिंग में किसी मोटर को जितना टॉर्क हमें उस मोटर की चालू करने के लिए चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं देगा। हिंदी में नोट्स अपडेट कर रहा हूं, कल तक कुछ नोट्स अपडेट हो जाएंगे। मेरे पास आज
वो नोट्स मैंने आज उन नोट्स की कॉपी बना ली है सूरज, तो हिंदी में 2-3 दिन में कुछ चैप्टर्स के अपलोड हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपलोड होंगे। आपको 2-3 महीने में पूरे हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अर्जुन ने कहा ए आंसर, योगेश ने कहा बी आंसर। अच्छा भाई साहब, बेटा अभी मैं अपने एप्लीकेशन में 3 फेज स्टार्टिंग मेथड ही पढ़ा रहा हूं। आज सुबह यही पढ़ा के आया हूं मैं, आज सुबह यही पढ़ा के आया हूं 3 फेज स्टार्टिंग मेथड। आपको बता दूं, बहुत लोग यही सोचते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम कर देता है। कम तो कर देता है, ये बात गलत नहीं है, पर तुम्हें एक चीज बता दूं, वो फिर भी 1.5 से 2.5 गुना टाइम्स मोर रेटेड टॉर्क करता है। मतलब रेटेड टॉर्क के 1.5 से 2.5 गुना टाइम्स टॉर्क बढ़ा के दे के रखता है। कौन सा? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। हमें ऐसा लगता है, हमें मालूम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मेथड स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस करेगा, करेगा क्या? नहीं करेगा। डायरेक्ट ऑनलाइन, ये आपको बता दूं, मुझे लगता है आपके कंसेप्ट सबके हिले पड़े हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, पहले ध्यान से सुनना, ये टॉर्क को क्यों रिड्यूस नहीं करेगा? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो गया, ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, और स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर हो गया, स्टेटर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कंट्रोल स्टार्टर हो गया, कंट्रोल स्टार्टर हो गया। तो बेटा इस बात को दिमाग में डाल लो कि ये जो 3 प्रकार के स्टार्टर होते हैं ना, ये स्टार्टर वोल्टेज रिडक्शन करके अपना स्टार्टिंग वोल्टेज रिड्यूस करते हैं, जिससे टॉर्क भी मेरा रिड्यूस हो जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो तीनों मेथड हैं, ये क्या करते हैं, इनका प्रिंसिपल ही ऐसा है कि ये शुरू में जो वोल्टेज होता है, स्टार्टिंग वोल्टेज जो होता है किसी इंडक्शन मोटर को देने के लिए, ये वो कम कर देते हैं। और जब वोल्टेज कम होता है तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। आपको देखिए, वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, तो जब ये वोल्टेज कम करेंगे तो टॉर्क भी कम करेंगे। पर डीओएल स्टार्टर बेटा वोल्टेज रिड्यूस काम नहीं करता ना, ये दिमाग में गलत फहमी निकाल देना। डीओएल स्टार्टर एक साधारण स्टार्टर होता है, ये बायमेटेलिक स्ट्रिप इसके अंदर होती है, और ये कोई वोल्टेज रिडक्शन पे काम नहीं करता। जब ये वोल्टेज रिड्यूस नहीं करेगा तो टॉर्क रिड्यूस कहां से करेगा? ये टॉर्क रिड्यूस नहीं करता, इसीलिए ये 1.5 से 2.5 टाइम्स मोर रेटेड टॉर्क देता है, ठीक है, 1.5 से 2.5 टाइम्स रेटेड टॉर्क देता है ये। इसका आंसर है सॉफ्ट स्टार्टर, इसका आंसर है सॉफ्ट स्टार्टर। तो सॉफ्ट स्टार्टर वो स्टार्टर होता है जो स्टार्टिंग टॉर्क को उतना ही रखता है किसी मोटर के लिए जितना बस मोटर चालू हो जाए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। नोट्स कहां मिलेंगे बेटा? गर्दा बैच में मिलेंगे, गर्दा उड़ा दिया बैच में मिलेंगे नोट्स, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक आपके चैट बॉक्स में दिया है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है बेटा, बैच आपका टेक्नीशियन का या जेई का जो भी बैच है बेटा, ऑफलाइन के लिए भी आप पूछ सकते हो गिवन नंबर्स पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाकी आप सुबह आइए, सुबह फ्री बैच ही चल रहा है यूट्यूब पे आप सभी लोगों के लिए, तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स। 2 अलग अलग मेटल से हम लोग क्या करते हैं, 2 अलग अलग मेटल से हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहा है ये 2 अलग अलग मेटल, व्हेन अ करंट इज पास्ड through a junction of 2 different metal, heat is absorbed or liberated depending on the direction of current. What is this effect known as? कह रहा है 2 अलग अलग धातुओं में जब हम करंट पास करते हैं तो हीट होना किसी मेटल का, उससे क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। उससे क्या होता है, करंट की डायरेक्शन में चेंज आ जाता है। नहीं, 5 से 7 टाइम्स नहीं देता डीओएल। 5 से देखो, स्क्विरल केज में वो 1.5 से 2.5 गुना ज्यादा देता है डीओएल स्टार्टर। आपको मैं बता दूं, डीओएल स्टार्टर 5 to 7 टाइम्स नहीं देता है। नहीं, डीओएल अर्जुन 5 to 7 टाइम्स नहीं देता है। कौन सा इफेक्ट है ये, जिसमें 2 अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, जिसमें 2 अलग अलग मेटल्स में के बीच में जब हम करंट बहाते हैं तो एक हीट होता है, एक को हम कोल्ड रखते हैं। इससे क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे हीट हम जहां पे रखते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन दौड़े दौड़े चले आएंगे कोल्ड पे,
तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में बहेगा। अब मैं इस मटेरियल को अगर हॉट कर दूं और इस मटेरियल को कोल्ड कर दूं तो क्या होगा, मेरा हीट, क्योंकि मेरा हीट हॉट इधर है तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर दौड़े चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ के चले जाएंगे तो करंट इधर बहेगा। तो कहने का तात्पर्य है, क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब मटेरियल को हीट चेंज करके, कभी मैं इस मटेरियल को हीट ज्यादा करूंगा तो करंट मेरा यूं बहेगा, और जब मैं इस मटेरियल को हीट ज्यादा कर दूंगा तो करंट मेरा यूं बहेगा। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मटेरियल के हीट बदलने से, मटेरियल के हीट बदलने से। समझ में आया इस चीज को? पेल्टियर इफेक्ट कहते हैं इसे, पेल्टियर इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक मटीरियल? इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक मटीरियल है? सीधा आंसर है बेटा, लिथियम इज द पैरामैग्नेटिक मटीरियल। लिथियम इज द पैरामैग्नेटिक मटीरियल। क्लियर है इतना वर्ड? लिथियम इज द पैरामैग्नेटिक मटीरियल। टेंटलम अगर आ जाए तो बेटा टेंटलम भी लगा दो, ठीक है। मॉलिबेडनम आ जाए तो मॉलिबेडनम भी लगा देना। और ये कॉपर तो क्या है, डाया मैग्नेट है। सिलिकॉन कुछ होता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। हाँ 5 टाइम्स करंट होता है, हाँ ये बात आपने कही, 5 to 7 टाइम्स करंट होता है, टॉर्क नहीं होता बेटा, है ना। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, सब लोग सॉल्व करेंगे, आप ही लोग आंसर दोगे। ट्राई करिए, मैं 1 मिनट का समय आपको देता हूँ, ट्राई करिए। एल्यूमिनियम भी होता है बट ऑप्शन में नहीं था इसलिए ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, है ना। ये तो फिर बहुत सारे होते हैं, लिस्ट लंबी है, नोट्स में सारे कुछ लिखे हुए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनआर हमें रोटर स्पीड निकालनी है, एनएस 1 माइनस एस हो जाएगा। एनएस कितनी होती है 120 एफ बाई पी 1 माइनस एस, ठीक है। 120 एफ बाई पी, 120 एफ है 50 हर्ट्ज और बाई पी 6 है, तो ये हो जाएगी 1200 आरपीएम, है ना। तो 1200 माइनस 1 माइनस स्लिप कितनी है 5%, 1200 का 5% निकाल लीजिए। सॉरी 1200 क्यों होगा, 1000 ही तो होगा, 1000 होगा, 1200 क्यों होगा, ठीक है। 1000 का 5% कितना हुआ 5, सीधा 50 कम कर दो, 950 आंसर हो जाएगा, पूरा लिखने का जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब के बच्चों के लिए, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए बेटा फ्री बैच है ना, आरआरबी जेई और यूपीपीसीएल जेई के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले ये खत्म कराए जा रहे हैं। 9:30 बजे बेटा सुबह थ्योरी का बैच है, एक दूसरे को शेयर करो, यूट्यूब पर फ्री है, पूरा बैच बेटा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है क्रैश कोर्स हो, याद रखिएगा। चलिए, मिनिमम एनोड करंट मस्ट फ्लो थ्रू द एससीआर इन ऑर्डर टू स्टे ऑन इनिशियली आफ्टर द गेट सिग्नल इज रिमूव्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड करंट? कौन सा करंट है एससीआर में, कौन सा एनोड करंट है एससीआर में जो कि हटा देते हैं जब हम गेट सिग्नल हटा देंगे तो हमें उतना वो करंट मिनिमम चाहिए, नहीं तो फिर एससीआर ऑफ हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, कौन मिनिमम एनोड करंट को क्या बोलते हैं जो कि गेट सिग्नल हटाने से पहले होना चाहिए। अगर हमने गेट सिग्नल हटा दिया और उतना एनोड करंट नहीं है तो एससीआर बंद हो जाएगा। होल्डिंग करंट, एक बच्चा बोल रहा है होल्डिंग करंट, ध्यान से सुनना, यहां पर ऑन लिखा हुआ है, होल्डिंग करंट ऑफ से संबंधित होता है। होल्डिंग करंट नहीं, लैचिंग करंट इज द राइट आंसर। लैचिंग करंट वो एनोड करंट है, कोई एससीआर अगर है, मान लीजिए ये कोई एससीआर है, तो इसका जो एनोड करंट है, जब मैं यहां पे प्लस और यहां पे माइनस दूंगा, फॉरवर्ड वाइजिंग करूंगा, तो ये एनोड करंट लैचिंग करंट के बराबर होना चाहिए, तब आप गेट से पल्स को हटा सकते हो। नहीं तो क्या होगा, ये एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा गेट की पल्स हटाए बिना, समझे। लैचिंग करंट हमारा जो है वो ऑन से रिलेटेड है। किसका सिंबल है ये, फटाफट से बताइए किसका सिंबल है ये? एग्जॉस्ट फैन का, कई बार मैंने क्लास में बताया है। सेंसर्स आर डिवाइसेस यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेंसर्स आर कनेक्टेड टू डैश ऑफ द पीएलसी। तो सेंसर पीएलसी के कहां पे कनेक्ट होते हैं और ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सोच के बताइए कहां पे कनेक्ट रहते हैं।
अरे यार अच्छा, ऐसी बात करते हो तुम लोग भी। ये देखिए पीएलसी के आपके पूरे नोट्स बेटा आपके यहाँ पर पीएलसी के बने हुए हैं ना। यार एक बात बताइए, आप लोग कैसी कैसी बात करते हो, मेरे को बहुत गुस्सा भी आता है बेटा। क्लास में सब में पढ़ाया हुआ है मैंने। ये यहाँ पर देखिए सब कुछ क्लास से बाहर बेटा, एक क्वेश्चन नहीं आया होगा यहाँ, पता है। ये देखिए ये क्या लिखा है, इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस। तो सेंसर यहां पर लगे रहते हैं। ये सेंसर पता है क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल डिवाइस जब यहां पर कनेक्ट होती है, कोई भी फिजिकल डिवाइस जब यहां पर कनेक्ट होती है, सेंसर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। सेंसर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। जैसे मान लो यहां पे कोई स्विच कनेक्ट हुआ, तो सेंसर क्या करेंगे, सेंसर को पता चल जाएगा स्विच कनेक्ट हुआ है। स्विच एक फिजिकल डिवाइस है, ऑन ऑफ हुआ है, मान लो ऑन हुआ है कोई स्विच, तो स्विच ऑन हुआ मतलब वो एक फिजिकल डिवाइस है स्विच। तो सेंसर क्या करेगा, जैसे ही वो ऑन होगा आगे हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके भेज देगा। सीधा सीधा इनपुट आंसर है बेटा, कुछ भी क्वेश्चन आपके उससे बाहर ही नहीं आया है, समझे। चलो योगेश आप बेटा ध्यान दीजिए थोड़ा सा ना, इनपुट। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में कब इन्वायरमेंटल की एजुकेशन अनिवार्य हुई थी? कब ऐसा हुआ था कि भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा हर हाल में? ऐसा कब हुआ था? यहां पर बेटा एक टाइपिंग गलत है, 1991 होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए 1991 में यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि भाई अंडर ग्रेजुएशन में इन्वायरमेंटल एजुकेशन सबको ही पढ़ेगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, 1991 आंसर है। एससीआर का एक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ट्रिगरिंग मेथड होता है, एससीआर का आरसी ट्रिगरिंग मेथड बोलते हैं। तो बेसिकली वो कहां तक फायरिंग दे सकता है? वो बेटा 0 से 180 डिग्री तक का फायरिंग एंगल अचीव कर सकते हैं उससे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नहीं है एडवांटेज मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का? देखो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मतलब पीएमएमसी की बात ये कर रहा है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट यूनिफॉर्म होता है, लॉन्ग स्केल होता है, उसका लंबा स्केल होता है, कोई हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होता, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, पर इसकी लो कॉस्ट नहीं होती। याद रखो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आपकी परमानेंट मैग्नेट, अपने परमानेंट मैग्नेट यूज करता है, ठीक है। लीनियर स्केल होता है, इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट महंगा होता है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है, एक्यूरेट भी बहुत होता है। तो ये सस्ता नहीं आता है, ये रॉन्ग है, ये एडवांटेज नहीं है, ये रॉन्ग है, ये उल्टा ये हाई कॉस्ट का होता है। तो ये कह रहा है ना नॉट एन एडवांटेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है 500 वॉट, कंडक्टर दिए हुए हैं जेड, पी दिया हुआ है पोल, और रन एट 1000 आरपीएम, स्पीड दी है 1000 आरपीएम। हमें यूजफुल फ्लक्स पर पोल निकालना है, ठीक है, पर पोल फ्लक्स निकालना है। कोशिश करिए क्या होगा पर पोल फ्लक्स, बताइए कोशिश करिए पर पोल फ्लक्स क्या होगा? पर पोल फ्लक्स होगा क्या यहाँ पे, जल्दी से बताइए। पर पोल फ्लक्स होगा क्या यहाँ पे? E इजिकल्स टू पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ से फाई हमें निकालना है, E60A अपॉन PZN। तो E कितना है बेटा? E है हमारा 500, ठीक है, और 60 इंटू ए कितना है? पैरेलल पाथ की संख्या कितनी है? वेव है, मतलब पैरेलल पाथ की संख्या 2 है, Z है 1000, Z कितना है? कंडक्टर 200, और N है स्पीड 1000 आरपीएम, ठीक है। कितना हो गया बेटा आंसर, बताइए, सोच के बताइए कितना आंसर हो गया, कितना आंसर आया? ये 1000 है, ये कट जाएगा, ठीक है, 6 से 6 कट गया, 2 से 100, 0.05 दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोलेनॉइड टाइप रिले इज व्हाट टाइप ऑफ रिले एज फार एज रिले टाइमिंग इज कंसर्न? देखो
हमारी जो रिले होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। इनवर्स टाइम रिले भी है, इंस्टेंटेनियस रिले भी हमारी एक टाइप की होती है, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम रिले भी एक टाइप की होती है, डेफिनेट टाइम रिले भी बेटा हमारी एक टाइप की रिले होती है। पर जो इंस्टेंटेनियस रिले है ये हमारी बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, याद रखिएगा। इंस्टेंटेनियस रिले कितनी टाइप की होती है बेटा? 2 टाइप की होती हैं, याद रखना, ठीक है। एक होती है बैलेंस बीम रिले और एक होती है सोलेनॉइड टाइप की रिले, सोलेनॉइड टाइप की रिले, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पे बॉम्बे राइट आंसर है इंस्टेंटेनियस रिले। समझ में आया? इंस्टेंटेनियस नहीं बेटा, योगेश समझे इस बात को। बेटा ये डेटा आप लोग लिखते हो कि नहीं लिखते मुझे नहीं मालूम, पर लिखना चाहिए ये मैं जानता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 6 बजे वाला बेटा अपना जुनून बैच है जिसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, यूपीपीसीएल का अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बेटा अल्टरनेटिव डेज पे 3 दिन जेई के लिए, 3 दिन टेक्नीशियन के लिए मैं ऑपरेट करता हूं इसको, ठीक है। चलिए यहां पे ये कह रहा है, ये डायग्राम देख के कह रहा है ये कौन सा वायरिंग सिस्टम है, ये कौन सा वायरिंग सिस्टम है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये फेज है, ये न्यूट्रल है और हर जगह पैरेलल वायरिंग जा रही है अलग अलग स्विच बोर्ड में। देखो ये भी पैरेलल है कनेक्शन, ठीक है, ये भी कनेक्शन पैरेलल है और ये कनेक्शन भी पैरेलल है। मतलब एक लाइन से पैरेलल कनेक्शन निकाले हुए अलग अलग स्विच बोर्ड में। ये हमें डायग्राम से देखने के लिए मिल रहा है यहां पे, क्लियर है। इस सिस्टम को बोलते हैं लूपिंग बैक सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इस सिस्टम को? लूपिंग बैक सिस्टम हम लोग बोलते हैं, या लूपिंग इन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूपिंग बैक या लूपिंग इन सिस्टम भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। वैसे तो आप इसको बेटा एक बात बता दूं मैं, जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, जैसे जॉइंट बॉक्स सिस्टम और टी सिस्टम। ये ट्री भी बोल देती है कुछ बुक और कुछ बुक टी भी बोलती हैं। ये तो एक ही होते हैं बेटा, ये सिस्टम तो वायरिंग के एक ही होते हैं। अब बचा केसिंग सिस्टम और लूपिंग बैक सिस्टम। केसिंग सिस्टम कुछ खास यूज होता नहीं है, लूपिंग बैक सिस्टम ही होता है जिसके अंदर पैरेलली हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलली डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड। हाँ लॉजिक समझो, लॉजिक समझ में आया बेटा। पैरेलल जहां पे कनेक्ट करेंगे वो लूपिंग बैक सिस्टम होगा। क्लियर है इतना पॉइंट सबको? लॉजिक समझ में आया? आगे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो, बट कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर की सबसे किफायती आकार के लिए शर्त क्या है। मतलब केल्विन के नियम के अनुसार, केल्विन लॉ के अनुसार सबसे इकोनॉमिकल, सबसे आसान दर वाला ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर कब मिलेगा हमें, बताइए। ये बेटा सीधा सीधा आंसर है, ये तब मिलता है जब एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है कंडक्टर की, वो बराबर हो जाए एनुअल रनिंग चार्ज ऑफ द कंडक्टर के। अब अगर ये आता है आपको केल्विन लॉ, देखिए केल्विन लॉ अगर आप देखें तो सब कुछ नोट्स में प्रेजेंट है, और ये नोट्स बेटा ऑफलाइन क्लास के नोट्स हैं आपके, ठीक है। आप देखिए पावर सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में केल्विन लॉ और स्ट्रिंगिंग चार्ट भी सब कुछ कराया हुआ है मैंने। यहां पर देखिए ये केल्विन लॉ का ये ग्राफ बनता है, केल्विन लॉ का बनता है ये ग्राफ, ठीक है, केल्विन लॉ का ये ग्राफ बनता है बेटा, ध्यान से देखिए ये है ना। और केल्विन लॉ में फाइनल रिजल्ट क्या आता है? केल्विन लॉ में फाइनल रिजल्ट क्या आता है? केल्विन लॉ में फाइनल रिजल्ट क्या आता है? यहां पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। जब एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन द कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंडक्टर किसके बराबर हो जाए? एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी लॉस कंडक्टर के बराबर हो जाए, ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाए। चलिए तो यहां पर दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है। मिनिमम हाइट ऑफ स्विच बोर्ड क्या होनी चाहिए फ्लोर से? फ्लोर से मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए स्विच की? सोच के बताइए क्या होनी चाहिए। ये जवाब तो आप देंगे बेटा सब लोग। क्या होनी चाहिए मिनिमम हाइट? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए? बताइए क्या होनी चाहिए मिनिमम हाइट? बिल्कुल देखिए सही है जिन लोगों ने जवाब दे रहे हैं। जो लोग, मान लीजिए कोई ये आपका रूम है, मान लीजिए ये आपका रूम है, ठीक है, ये आपका कोई रूम है, ठीक है, ये रूम का ग्राउंड फ्लोर है, मतलब ग्राउंड है ये रूम का, है ना। अब यहां पे जो स्विच बोर्ड है, ध्यान से समझना किसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा, स्विच बोर्ड की बात कर रहा हूं। ये ग्राउंड फ्लोर से मिनिमम कम से कम की बात हो रही है 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए,
स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड है वो 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड से, ठीक है। इसमें कभी कभी ये भी पूछ लेता है बेटा आपसे कि जो केसिंग है, जो पट्टी है, वो कम से कम कितने मीटर पर होनी चाहिए ग्राउंड फ्लोर से। जो जैसे पट्टी लेके आ रहे होंगे ना हम यहां से, चाहे भले आप अंडरग्राउंड लेके जा रहे हो चाहे ऊपर से लेके आ रहे हो, जो पट्टी लेके आएंगे हम स्विच बोर्ड की, वो कितने ऊपर से, ग्राउंड फ्लोर से कितने ऊपर से लेके आनी चाहिए। ये जो केसिंग है, याद रखिएगा, ग्राउंड से मिनिमम 3 मीटर में, कम से कम 3 मीटर से ऊपर तक तो लानी चाहिए केसिंग, जो स्विच बोर्ड में जाएगी इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? ये भी आपका पूछ लेता है। आगे हम लोग बात करते हैं, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ राइज ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज आरआरवी मैक्स कंडीशन में क्या होती है? मैक्स कंडीशन में ये क्या होती है? रेट ऑफ स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है बताइए। आरआरआरवी मैक्स, राजा मौली है ना, आरआरआर क्या होती है? आरआरआरवी क्या होती है? देखिए, रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है बेटा, वो क्या होती है? V अपॉन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। एक्चुअलिटी में तो ये होती है, पर जब हम इसका मैक्सिमम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इसे डिफरेंशिएट करते हैं, इस वोल्टेज को किसके रिस्पेक्ट में? ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। और वो कितनी निकल के आती है बेटा? Vm बाय अंडर रूट LC, ठीक है। तो Vm बाय अंडर रूट LC ये आंसर हो गया, और किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड में होता है। बॉम्बे इज द राइट आंसर। बेटा गलत बता रहे हैं आप, बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्विजॉइड सर जी, एनर्जी मीटर की हाइट कितनी होती है फर्श से? एनर्जी मीटर की यार एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मैं तो रिवाइज करके आता हूँ, थोड़ा सा तो बता रहा था, क्योंकि ये डेटा वाला पॉइंट्स मुझे भी याद नहीं रहते। बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डेटा वाले पॉइंट्स मतलब थोड़े बहुत तो याद रहते हैं पर सारे नहीं याद रहते। मैं आपको बता दूं, जो डेटा है वो इंसानों को याद नहीं रह सकता। मैं क्यों बोलूं कि मुझे हमेशा याद रहते हैं? नहीं, पर जब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं तो मेरे को पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। तो जो डेटा वाले क्वेश्चंस हैं, मैं पता है खुद क्या करता हूं डेटा वाले क्वेश्चंस के लिए। ये देखिए, आप लोगों के कोर्स में एक फोल्डर बना हुआ है, आप लोगों का जो गर्दा उड़ा दिया कोर्स है ना, इसमें एक फोल्डर बना हुआ है। आप देखेंगे, अगर इसका फोल्डर देखेंगे, एक फोल्डर बना हुआ है फैक्ट बेस्ड। ये देखिए, फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स का, इसके अंदर वही टॉपिक्स है जिसमें केवल फैक्ट बताने हो। तो क्या होता है, मैं इनको एक पेपर पे लिख लेता हूं और उनको मैं याद मतलब रिवाइज करके आ जाता हूं जब भी मुझे यूज होते हैं। सीधी सी बात बताऊं तो आप भी यही किया करो, है ना। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस का आप एक चार्ट, एक पन्ना बना लीजिए, जब भी पेपर हो उस पन्ने को पेपर से पहले 3-5-6 दिन से पहले पढ़ना शुरू कर दिया करिए, ऐसे ही याद रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन, ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का ये जो लेक्चर है ना, ये अलग से मैंने आपको इसीलिए दिए ताकि आपको पेपर में जो की पॉइंट्स हैं वो याद रह जाएं, आप इन लेक्चर्स के थ्रू देखें। तो ये देखो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के क्वेश्चंस हैं, बस केवल क्या इसमें फैक्ट वैल्यूज बताई गई हैं आपकी। आगे बात करते हैं, तो ये अभी आप समझ गए, यहां पर बी इज द राइट आंसर। चलिए, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है, कुछ जीव कचरे या मृत जीवों से ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पोषक तत्वों को मिट्टी या पानी में और डैश को हवा में वापस चक्र को पूरा करते हैं। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरे हुए जानवर को खाते हैं और उनसे जो भी बचा हुआ कुचा हुआ निकलता है वो सब मिट्टी में रह जाता है। तो मिट्टी को तो कार्बन मिल जाती है भाई, सड़ गल के वो जो शरीर है वो कार्बन में हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी पानी को खाते हैं, मतलब वो सॉरी मिट्टी पानी में जो मृत जीवों को खाते हैं, मरे हुए लोगों को वो खाते हैं या मरे हुए जानवर को खाते हैं और कार्बन जो है जमीन में वापस कर देते हैं। और जब वो खाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पर बेटा रिलीज होती है और वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं 10 से 10:30 बजे रात में आपके डाउट्स के लिए ही बैठा हुआ होता हूं, तो आप डाउट्स लाइव मुझसे पूछ सकते हैं 10 से 10:30 बजे टेलीग्राम चैनल पे, चैट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखिए, इंस्टेड ऑफ गैसोलीन what can be used as index of the impact using ethanol as an additive for vehicles fuels?
क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? गैसोलीन की वजह वाहनों के ईंधन के लिए एक योज्य रूप में इथेनॉल के उपयोग के प्रभाव के सूचक के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? मतलब गैसोलीन की वजह, देखो गैसोलीन हमारा पेट्रोल वगैरह से बनता है, ठीक है, खत्म भी हो रहा है धीरे धीरे पेट्रोल। तो हम लोग इथेनॉल में, अब आजकल आपको मालूम है इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों पे काम भी कर रहे हैं हम लोग। तो इथेनॉल में इथेनॉल में अब इथेनॉल की जगह पे हम और क्या चीज यूज कर सकते हैं? जो ईंधन हमारे बन रहे हैं उसमें इथेनॉल की जगह पे और हम थोड़ा बहुत क्या यूज कर सकते हैं जो गाड़ियों में यूज होगा? इथेनॉल की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो इथेनॉल की जगह में यूज हो सकते हैं? बताइए कौन से हैं मटेरियल? देखिए पीपीएन और पीएएन ये दोनों वो मटेरियल है जो इथेनॉल के साथ में थोड़ा बहुत यूज हो सकते हैं गैसोलीन की जगह पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इथेनॉल के साथ में पीपीएन या पीएएन का यूज कर सकते हैं। पहले क्या यूज करते थे? गैसोलीन। अब गैसोलीन यूज नहीं करना है, थोड़ा खत्म हो रहा है गैसोलीन भी। पीपीएन या पीएएन का यूज कर सकते हैं ईंधन में, फ्यूल में मिलाने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के फुल फॉर्म क्या है? पैरोऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स और पैरोऑक्सी प्रोपेनाइल नाइट्रेट्स। ये है इसका आंसर सही, ठीक है, मतलब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, पीएलसी को लेके नोट से बाहर क्वेश्चन आया ही नहीं है। सब लोग जवाब दीजिए, फिर मैं बात बताऊंगा क्या है। हाइड्रोजन यूज होगा फ्यूचर में, बिल्कुल सही बात कही बेटा, हाइड्रोजन फ्यूचर में यूज होगा। अब आप मुझे बताइए ये क्या कह रहा है, इनमें से क्या सही नहीं है स्टार टोपोलॉजी के बारे में? पीएलसी के अंदर क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है, क्या सही नहीं है ये पूछ रहा है। बताइए स्टार टोपोलॉजी के बारे में, ईमानदारी से बताना किस किस को स्टार टोपोलॉजी पता है? स्टार टोपोलॉजी किस बला का नाम है? ये पढ़ाया ही नहीं होगा किसी भी टीचर ने, गारंटी दे रहा हूं, हर टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। बेटा तुक्का मत मारो अमित, ईमानदारी से बताओ स्टार टोपोलॉजी मालूम भी है या नहीं मालूम? बस इतना बता दो फटाफट। कभी ए कभी बी, बेटा क्या है, क्या कर रहे हो? वेरी गुड, योगेश का जवाब सही है क्योंकि योगेश ने नोट्स पढ़ाई करी है ना, इसीलिए। आइए देखिए ये पीएलसी है, पीएलसी में मैंने आपको कराया है टोपोलॉजी, कराई है मैंने, मुझे याद है मैंने कराई है पीएलसी में टोपोलॉजी। आप लोगों को बेटा टोपोलॉजी कराई है पीएलसी में, ऐड करना पड़ेगा इसे, ठीक है। चलिए मैं ऐड कर दूंगा इन नोट्स में। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ये टोपोलॉजी क्या होती है, ध्यान से सुनिए। एक हमारा सेंट्रल हब होता है, मतलब एक सेंट्रल हब होता है, बीच में होता है ये हब, और यहाँ पे कई जगहों से ये कनेक्टेड रहता है। ये कई जगहों से बेटा क्या है, कनेक्टेड रहता है। मतलब यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जैसे ये अमूल के सेंटर्स मान लो, हर सिटी में अमूल के सेंटर होते हैं, अमूल दूध के सेंटर होते हैं, और ये सेंट्रल हब है, ये सेंट्रल ऑफिस है। ये हो सकता है किसी सिटी में होगा ये ऑफिस, ये दिल्ली में है, और ये दिल्ली में बैठ के आगरा में जो अमूल का सेंटर है, मथुरा में जो अमूल का सेंटर है, सबको ऑपरेट कर रहा होगा ऐसे करके। ये स्टार टोपोलॉजी होती है, मतलब बीच में हेड होता है, बीच में हेड होता है, मतलब सेंट्रल हब होता है, और फिर हर जगहों पे क्या होती है बेटा, हर जगहों पे क्या होती है हमारी, क्या होती है बेटा, हर जगहों पे छोटे छोटे सब यूनिट्स होती हैं, और बीच में सेंट्रल यूनिट होती है अलग अलग पीएलसीज की, ठीक है। तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है। अब स्टार टोपोलॉजी में आप देखो, अगर सेंट्रल हब खराब हो गया, अगर ऑफिस से डिस्कनेक्शन हो गया, तो ये सब आपस, ये सबकी सब बेकार हो जाएंगे। ये आपस में जो इंटरकनेक्टेड है सबकी सब बेकार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अगर यहीं पे प्रॉब्लम आ गई तो देखिए दो नोड के बीच में संदेशों को केंद्रीय नोड क्रम थ्रूपुट से गुजरना चाहिए। कौन सा सही नहीं है ये कह रहा है, ठीक है। ऑल नोड्स आर डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल नोड, सारी नोड है सेंट्रल नोड से डिपेंडेंट है, ये तो बात है। ये नोड और ये नोड, अगर हमें ये सारी नोड है किससे डिपेंडेंट है, सेंट्रल वाले नोड से। ये एक नोड हो गई, ठीक है, ये नोड हो गई एक, ये नोड हो गई, ये सब किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल वाली नोड से कनेक्टेड है।
तो ये बात सही है, ये गलत नहीं है, नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। दो नोड के बीच में जो संदेश हैं उनको हम लोग सेंट्रल नोड से होके गुजरना ही पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझिए, अगर मुझे इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर इंफॉर्मेशन भेजनी है तो उसे सेंट्रल नोड से होके गुजरना ही पड़ेगा। तीसरा क्या है यहां पे, वायरिंग कॉस्ट इज लेस फॉर लार्ज इंस्टॉलेशन। कह रहा है वायरिंग कॉस्ट लेस है। बेटा वायरिंग कॉस्ट लेस कहां से हो जाएगी, अगर मुझे यहां से यहां कनेक्ट करना है तो पूरा वायर बिछाना ही पड़ेगा। ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही सही आंसर है क्योंकि नॉट ट्रू पूछ रहा है। और फेलियर ऑफ सेंटर नोड विल क्रैश द नेटवर्क, अगर सेंटर नोड खराब हो गया तो नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया पॉइंट, ये बताओ, समझ में आई कि नहीं आई ये चीज। प्रतिमा बेटा समझ में आई, कराई है ना मैंने यार योगेश, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कराई है मैंने नोट्स में, मुझे पता नहीं क्यों अभी दिखाई नहीं दे रही है, बट ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, ये बताइए। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो बस मुझे फटाफट से। ठीक है बेटा, ये सब कुछ पढ़ाया है, डीसीएस क्या होता है, स्काडा क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस, सारी चीजें पढ़ाई हैं। बट चलो ठीक है, अभी नहीं मिल रहा तो लेट इट भी, छोड़ो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा है, मुझे भी याद ही आ रहा था पढ़ाया। ये आप बताइए, रोटर स्पीड जब 5% की स्लिप हो, जल्दी से बताइए, है ना। तो 120 एफ बाई पी कर दो बेटा आप यहाँ पे, 120 एफ कितना है 50 हर्ट्ज और बाई पी मतलब 4, तो ये 1500 स्पीड हो गई। 1500 का 5% अगर आप निकालेंगे तो बेटा कितना हो गया आपका, 1500 का 5% कितना हो गया, 75 लगभग आएगा ना, और 75 घटा दो 1425 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। प्राइमरी यूज क्या होता है स्टेपर मोटर का। स्टेपर मोटर का बेटा जो मेन यूज होता है वो होता है पोजीशन कंट्रोल में। मतलब हम कहीं पे जब कंट्रोलिंग करनी होती है कि हमें एक स्टेप ही चलना है, 2 स्टेप ही चलना है, जैसे रोबोटिक्स में क्या होता है, जैसे रोबोट को मान लो 2 स्टेप ही आगे बढ़ना है, तो ये उसकी पोजीशन तय हो गई, और 2 स्टेप से आगे बढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब इंडस्ट्री में जैसे रोबोट इस्तेमाल हुआ तो रोबोट ने क्या किया, 2 स्टेप आगे बढ़ा, अगर 2 से 3 स्टेप, वो 2.5 स्टेप भी आगे बढ़ गया तो हो सकता है इंडस्ट्री में कोई दूसरा जो ऑपरेशन हो रहा होगा वो इसकी वजह से खराब हो जाए। तो वहां ऐसी जगहों पे पोजीशन जहां पे मैटर करती है वहां स्टेपर मोटर बहुत काम आती है। ठीक है, वहीं पे ज्यादा काम आती है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है। ए और बी पोजीशन वेक्टर हैं, अगर ये दिया है ए और ये दिया है बी, तो हमें ए और ए बी इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। याद रखना ये जो डिब्बा है ना, ये बेटा मैग्नीट्यूड दर्शाता है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इनका। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले तो बेटा ए बी वेक्टर निकालो। सबसे पहले तो ए बी वेक्टर निकालो, ये क्या होगा, ए बी वेक्टर निकालो सबसे पहले तो ए बी वेक्टर क्या होंगे बेटा, ये आपका बी माइनस ए ये होगा। तो आइए बी वेक्टर में से ए माइनस करो, 5 आई में से 2 आई गए, 3 आई, 4 जे में से जे गया प्लस 3 जे। ठीक है, 3 के में से माइनस के हुआ, 3 के में से बेटा माइनस के हुआ, क्या हो गया, 3 के में से माइनस के हुआ बेटा क्या होगा ये बताइए। ये माइनस करेंगे ना इससे, 3 माइनस 3 के ये माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा के, तो ये -2 के आएगा, है ना। ये ए बी आया, ये ए बी वेक्टर आया है आपका, ये ए बी वेक्टर आया है, मॉडुलस नहीं आया। अब मॉड अगर निकालेंगे, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ये ए बी वेक्टर आया है। ठीक है, ए बी वेक्टर आया है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अंडर रूट। मतलब कि साफ है, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और यहाँ पे 4, तो ये अंडर रूट में ले लो, 9 9 18 18 अंडर रूट 22, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो स्पेसिंग बिटवीन, देखिए ध्यान से यहां पर, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज मेड वेरी लार्ज एज कंपेयर टू देयर डायमीटर इन द ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट आउट ऑफ इट। स्पेसिंग जो होती है कंडक्टर में वो हम लार्ज बना देते हैं, अगर मान लो RYV जा रहा है और इस RYV में हम स्पेसिंग को लार्ज बना लें, तो इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहली चीज कोरोना लॉस कम हो जाएगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कौन सा लाइटनिंग अरेस्टर है, ध्यान से देख के बताइए लाइटनिंग अरेस्टर कौन सा है, सोच के बताइए और ध्यान से देख के बताइए लाइटनिंग अरेस्टर कौन सा है, फटाफट से बेटा ये लाइटनिंग अरेस्टर कौन सा है, ये लाइटनिंग अरेस्टर कौन सा है, बताओ बेटा लाइटनिंग अरेस्टर कौन सा है, लाइटनिंग अरेस्टर कौन सा है बेटा, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये लाइटनिंग अरेस्टर देखो, ये लाइटनिंग अरेस्टर है, ये लाइटनिंग अरेस्टर है ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए किससे मैच कर रहा है, कौन से लाइटनिंग अरेस्टर से मैच कर रहा है, ये बताइए कौन से लाइटनिंग अरेस्टर से मैच कर रहा है, ये रॉड गैप है क्या, नहीं, ये बेटा हॉर्न गैप राइट अरेस्टर है, हॉर्न गैप अरेस्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली टेलीग्राम पर 10 से 10:30 बजे रात में अवेलेबल रहता हूं आपकी डाउट सॉल्विंग के लिए, बिल्कुल फ्री है बेटा, आप कर सकते हो, ठीक है। सैग का क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करिए, सैग का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए। कल मैंने जो पार्ट 1 कराया था उसमें भी ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था, अब उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 1 अगर सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पार्ट 1 मैंने बताया था, जल्दी से बताइए, सॉल्व करिए फटाफट से, इसको सॉल्व करिए फटाफट से, मैंने पार्ट 1 में ये बताया था, ट्राई करिए। विंड को लेके और कंडक्टर को लेके है, ट्राई करिए फटाफट से, ट्राई के नाम पे बच्चे भागने लगते हैं, ट्राई करिए, दीजिए 1 मिनट लीजिए, 1.5 मिनट लीजिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन को अच्छा आता है या मैं करवाऊं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है 150 मीटर का स्पैन है टावर के बीच में, ठीक है, सपोर्ट के बीच में, कंडक्टर का जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 2000 टेंशन है, मतलब टेंशन जो है वो 2000 केजी की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1.5 दिया हुआ है बेटा आपको विंड प्रेशर, इसका मतलब हवा का भी प्रेशर है यहाँ पे। इसका मतलब एक चीज़ है, देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, सैग का फॉर्मूला तो हम सबको मालूम है, WL²/80 होता है, लेंथ हमें 150 दी हुई है, टेंशन हमें 2000 दी हुई है, पर ये जो वेट हम निकालेंगे ये एक्चुअली टोटल वेट आएगा, क्योंकि कंडक्टर का अपना वजन तो होगा ही होगा, साथ में हवा का भी वजन होगा, तो जो वेट आएगा कंडक्टर का वो टोटल आएगा, और वो किसके बराबर होगा, एक तो कंडक्टर के वेट के स्क्वायर प्लस विंड के प्रेशर के स्क्वायर के बराबर, ये फॉर्मूला बनता है पूरा। सबसे पहले कंडक्टर का वेट निकालेंगे पर मीटर पे निकालेंगे कंडक्टर का वेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैंने कल भी आपको बताया था, इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूंगा, मान लीजिए मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया मुझे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और लेंथ में पर मीटर पर निकाल रहा हूं, और 1 मीटर में मुझे सेंटीमीटर, क्योंकि मैं यहां पर देखो हर चीज सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर दोनों बन गए सेंटीमीटर क्यूब, ये तो गायब हो जाएगा, मतलब हमारा वेट आ जाएगा यहां से कितना, 200 और 9.9 ये कितना होगा, लगभग 9.9 198 हो जाएगा, ठीक है, 198 9.9 इंटू 2 198 हो जाएगा बेटा, ठीक है, इंटू 100 मतलब 198 ग्राम आंसर आ जाएगा, और अगर मैं इसे किलो में चेंज करना चाहूं तो 1.98 किलो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट, 1.98 किलो आ जाएगा, हाँ 19.8 नहीं, ये आएगा 1980, तब जाके ये 1.898 kg आएगा। अब क्या करो बेटा आप इसे, अब क्या करो इसे आप, अब आप टोटल वेट निकाल लो, टोटल वेट निकाल लो, टोटल वेट क्या आएगा, कंडक्टर का वेट 1.98 का होल स्क्वायर प्लस विंड के प्रेशर का वेट। अब विंड के प्रेशर का वेट देखो, हवा का जो प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है, हवा का प्रेशर यहां पर दिया हुआ था ना यार, विंड प्रेशर 1.5 दिया हुआ है, यहाँ पे 1.5 kg पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो 1.5 kg पर मीटर दिया हुआ है, ये आ जाएगा, तो टोटल वेट आ जाएगा हमारा यहाँ से
अब टोटल वेट ये कैलकुलेट करना कितना आ रहा है बेटा, कितना कैलकुलेट करके आ रहा है ये 1.98 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, मेरे को ही करना पड़ेगा क्या कैलकुलेटर से, प्लीज जल्दी से बता दो कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके, ये बताइए कैलकुलेट करके बता दो कोई, ये कितना आ रहा है, ये लगभग आएगा 2 + 1.5 का स्क्वायर, लगभग ये आएगा बेटा 2.4 समथिंग है ना, 2.4 आ रहा है क्या, 2.4 kg पर मीटर स्क्वायर आया। अब ये हमारे पास वेट आ गया, अब यहाँ पे वेट आ गया ना, तो सैग हम निकाल सकते हैं WL²/80, मतलब टोटल वेट आ गया ना हमारे पास, टोटल वेट कितना आया 2.4 × L² मतलब 150 का स्क्वायर, और 80 मतलब टेंशन है 2000, तो ये कितना आंसर हो गया बेटा, आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे सैग का, कितना आंसर हुआ यहाँ पे सैग का। अब ये कैलकुलेट करके बताओ योगेश कितना आंसर हुआ सैग का, सैग का आंसर कितना हुआ 3.38, 3.3 मतलब कि सी लगभग आंसर बैठेगा ना, सी आंसर लगभग बैठेगा। समझ में आया कंसेप्ट इस क्वेश्चन का, ईमानदारी से सब लोग बताइए सी आंसर आया, मतलब कंसेप्ट समझ में आया, देखो आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया या नहीं ये बता दो बस फटाफट से, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो फटाफट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, पर मुझे थोड़ा सा इसके आंसर पे संदेह है, मतलब मुझे थोड़ा सा आंसर समझ में नहीं आया, बट मैं आपको थ्योरी कंप्लीट बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर हैविंग अटेन्ड अ टेम्परेचर राइज कॉरस्पॉन्डिंग टू कंटिन्यूस रन ऑन द फुल लोड, द जनरेटर शुड बी केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग डैश ओवरलोड फॉर 15 सेकेंड्स। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण भार पर, फुल लोड पर लगातार कोई मेरा जनरेटर या मोटर चल रहा है मान लो, ठीक है, वैसे यहां जनरेटर बोला है कि वो लगातार फुल लोड पे चल रहा है और उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, और वो लगातार चलते चलते उसे हो गए हैं 15 सेकंड, तो अब वो 15 सेकंड जो हो गए हैं वो कितना भार, कितना ओवरलोड झेल सकता है, 15 सेकंड तक वो कितना ओवरलोड झेल सकता है। अब टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, ओवरलोड भी झेलने हैं, कितना कर सकता है वो, ऐसा कितनी देर तक के लिए ऐसा कर सकता है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, याद रखिए, समझ रहे हो क्वेश्चन है ये, कितने ओवरलोड तक चल सकता है 15 सेकंड तक, लगातार फुल लोड पे काम कर रहा था, गर्म हो चुका है, अब और कितनी देर तक वो 15 सेकंड तक ओवरलोड की स्थिति में चल सकता है, ये सवाल है। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को का आंसर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, मुझे नहीं मालूम, बट मैं जब इसे पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इसमें एक्चुअली एचपी नहीं दिया हुआ, या इसमें कोई ना रेटिंग नहीं दी हुई। एक्चुअली होता क्या है कि जनरेटर की रेटिंग के हिसाब से होती हैं चीजें, मैं आपको सही बात बताऊं, जैसे लगभग 50 एचपी तक का अगर मान लीजिए मोटर या जनरेटर है, मान लीजिए 50 एचपी तक का मोटर या जनरेटर है, तो वो 100% ओवरलोड तक पे चल जाएगा 15 सेकंड के लिए, मतलब 15 सेकंड के लिए आप मान लो अगर 50 एचपी का मोटर है तो और एक्स्ट्रा 50 एचपी झेल जाएगा केवल 15 सेकंड तक, केवल 15 सेकंड तक 50%, सॉरी अगले 25 एचपी और झेल जाएगा, 100% है ना, तो कहने का मतलब सीधा सीधा है 100% है ना, और 100% ओवरलोड, इसका मतलब 50 एचपी का खुद है और 100 और 50 एचपी मतलब 100%, तो यही हो गया 50 एचपी का 50 एचपी, तो मतलब और 50 एचपी झेल जाएगा वो 15 सेकंड तक, पर वो कितना होना चाहिए 50 एचपी तक का होना चाहिए। अब मुझे इसका आंसर यहाँ पे क्या लगाऊं, मतलब थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेटिंग नहीं दी हुई है, अदरवाइज मैं कंफ्यूज था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रटने वाला क्वेश्चन है, विंड की वेलोसिटी अर्थ पे कितनी होती है आमूमन। अब ये थोड़ा सा रटने वाला क्वेश्चन है, 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आपको ये दिमाग में डालना पड़ेगा। कह रहा है इन दिस सिस्टम द प्राइमरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फॉर्म अ लूप, द लूप सर्किट स्टार्ट्स फ्रॉम सबस्टेशन बस बार, मेक्स अ लूप थ्रू अ एरिया टू बी सर्व्ड एंड returns to the substation. What type of connection schemes of distribution system is this? इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी एक लूप बनाते हैं, लूप बनाते हैं, लूप सर्किट सबस्टेशन बसवार से शुरू होता है,
सेवा के क्षेत्र के माध्यम से एक लूप बनाता है और सबस्टेशन पर लौटता है। वितरण प्रणाली की यह किस प्रकार की कनेक्शन की योजना है? अब देखो, जिसमें लूप बन जाता है ना, वो रिंग मेन सिस्टम होता है। वो कौन सा होता है बेटा? रिंग मेन सिस्टम होता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कौन सा मटेरियल यूज होता है लैंप होल्डर, टर्मिनल ब्लॉक या स्मॉल पैनल्स को बनने के लिए? बेकलाइट यूज होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। व्हाट इज द हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रिवेंटेड इन थायरिस्टर? किसी भी थायरिस्टर में जो हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कैसे प्रेफर किया जाता है? ध्यान से देखिए, किसी भी थायरिस्टर के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज बचाना है तो मैं इसके अक्रॉस कैपेसिटर लगा देता हूं, थायरिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, आर सी, मतलब आर और सी लगा देता हूं अगर मुझे वोल्टेज से प्रोटेक्शन चाहिए। पर यहां पे क्वेश्चन है करंट के प्रोटेक्शन से, तो करंट के प्रोटेक्शन के लिए बेटा मैं क्या लगा देता हूं यहां पे? सीरीज में इंडक्टर। तो बाय कनेक्टिंग वन इंडक्टर इन सीरीज विद द थायरिस्टर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डायवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला है बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ एंटायर ग्रुप, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो याद है तो आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ह्यूमन बॉडी में 20 से 50 मिली एम्पियर अगर करंट पास होता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब ये बड़ा ही रटने टाइप वाला क्वेश्चन है। देखो, 50 एम्पियर तक क्या होता है बेटा, जो हमारी मसल्स है ना, मसल्स बेसिकली वो बहुत पेन करती हैं। सिवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, सिवियर मांसपेशियों में संकुचन हो जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होगी इतने करंट पर। क्लियर है? इतने करंट पे। ठीक है, अगर 10 मिली एम्पियर तक जाएगा तो बेटा फ्रीज हो सकता है आपका शरीर, ठंडा पड़ सकता है आपका शरीर, पैरालाइज हो सकता है आपका शरीर, याद रखिएगा। क्लियर है? और 50 एम्पियर तक तो आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो सिकुड़ जाएंगी और सांस लेने में कठिनाई होगी। तो आंसर है 50 एम्पियर तक के लिए, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्या पूछ रहा है भैया ये? कोरोजन टेस्ट जो होता है इंसुलेटर का, वो क्या काम करता है? कोरोजन टेस्ट क्या काम करता है? बड़ा बाप रे बाप, कोरोजन टेस्ट में क्या किया जाता है इंसुलेटर की? द इंसुलेटर विद इट्स गैल्वेनाइज्ड स्टील फिटिंग इज सस्पेंडेड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 1 मिनट। द इंसुलेटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड वाइप्ड cleaned, ये cleaned लिखा हुआ है, wiped, cleaned, again it is suspended in the copper sulfate solution for 1 minute, the process is repeated 4 times। यही सही जवाब है। हम क्या करते हैं, अगर हमें इंसुलेटर में जंग लग गई है कि नहीं ये चेक करना है तो उसे क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डुबाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से पहुंचते हैं, फिर डुबाते हैं, और ऐसा करने पे हमें कोरोजन टेस्ट पता चल जाता है। याद रखिएगा, ये जितने भी टेस्ट हैं ये बहुत आजकल पूछे जा रहे हैं बेटा पेपर में, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, अगर कॉपर सल्फेट चिपक गया है आपके इंसुलेटर में, सोई हम समझ जाते हैं कि जंग लग गई है, सोई हम समझ जाते हैं जंग लग गई। तो मतलब कॉपर सल्फेट का कोई भी भाग चिपकना नहीं चाहिए, तभी तो हम लोग इसे साफ करके देख रहे हैं। साफ करके देखने पे क्या होता है कि हट रहा है कि नहीं हट रहा, और अगर नहीं हट रहा है इसका मतलब वो कॉपर सल्फेट चिपक गया है, और ऐसे होता है कोरोजन टेस्ट। समझ में आया? या सब के ऊपर से जा रहा है बेटा? 2-3 क्वेश्चन रह गए बस खाली, आज पार्ट 2 का होने में 2-3 क्वेश्चन रह गए। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ एक ही बंदा जवाब देगा, बाकी सब सो रहे हैं। प्लीज समझ में आ रहे हैं या सो गए आप लोग? कम ऑन बताइए, और चैनल को जरा शेयर वगैरह कर दिया करो बेटा। इतना सॉलिड कंटेंट आपको मिल रहा है, कहां मिल रहा है इतना सॉलिड कंटेंट आपको? चलो, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सब लोग बेटा बता दीजिए एक बार फटाफट से, सब लोग बेटा एक बार बता दीजिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बताओगे नहीं यार मतलब? हाँ, अरे एक ही जने को समझ, एक ही जने को समझा रहा हूं क्या मैं? बाकी सब सो गए क्या? हाँ, क्यों? बाकी सब सो गए क्या? चलो, बकलिंग का, प्लेट की बकलिंग का क्या कारण होता है? बकलिंग ऑफ प्लेट का कारण क्या होता है ये बताइए, क्यों होती है बकलिंग? बकलिंग को पहले मैं समझा देता हूं बेटा। अगर मैं बात करूं यहां पे, ये मेरा मान लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस का इक्विपमेंट, ये मेरा इक्विपमेंट है,
वोल्टा इक्विपमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करी जाती है, ये मेरा क्या होता है, प्लेट्स होती है, ध्यान से समझना। अब यहां पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और यहां से बेटा हम लोग क्या देते हैं, करंट। भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे वोल्टेज वगैरह लगाया होगा हमने, और यहाँ पे से जाता है करंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में यहां पर जैसे ही आप बहुत ज्यादा चार्ज करते हो, हाई चार्जिंग करते हो, मतलब हाई करंट चार्जिंग करते हो, ज्यादा करंट देके चार्जिंग करते हो आप, या ज्यादा करंट डिस्चार्ज करते हो, ज्यादा करंट खींच लेते हो, ज्यादा करंट डिस्चार्ज करते हो, अगर आप समझना, ज्यादा करंट डिस्चार्ज करते हो, मतलब या तो करंट इसे आप दोगे तो चार्ज होगा, या लोगे तो डिस्चार्ज हो रहा होगा। जब आप ज्यादा करंट से चार्ज या डिस्चार्ज करते हो तो होता क्या है, मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट है जो आयन में टूटता है, ये जैसे मान लो CuSO4 है, अब ये Cu++ और SO4 माइनस माइनस में टूटेगा, मान लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो मेरे आयंस हैं, जब हम ज्यादा चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो ये जो आयंस टूटने की संख्या होती है ये इक्वल नहीं हो पाती, मतलब प्लस आयंस ज्यादा बन गए, नेगेटिव आयन कम बन गए, तो क्या होता है, हमारा माइनस प्लेट पर मान लो कॉपर हमारा ज्यादा चिपक गया, माइनस प्लेट पे हमारा कॉपर क्या होता है, ज्यादा चिपक गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, आपके आयंस की संख्या जो होती है बनने करने की वो ज्यादा और कम हो गई, तो कॉपर हमारा Cu++ हमारा ज्यादा बना, SO4 उतना नहीं बन पाया, तो SO4 इधर ज्यादा चिपक नहीं पाया, मान लो प्लस प्लेट पे SO4 तो उतना नहीं चिपक पाया जितसे जितना हमारा कॉपर आयन यहां पे चिपक गया। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पैदा हुआ था, अब उतना SO4 तो नहीं चिपका मेरा। अब इस पर क्या हो गया, वजन हो गया कि नहीं हो गया प्लेट के ऊपर। अब ये प्लेट धीरे धीरे टेढ़ी हो जाएगी, ये प्लेट धीरे धीरे टेढ़ी हो जाएगी, ये देखिए ध्यान से, ये प्लेट धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा, टेढ़ी हो जाएगी इस तरीके से, ये प्लेट धीरे धीरे क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, ये ध्यान से देखिए, ये प्लेट धीरे धीरे टेढ़ी हो जाएगी, इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इस पर वजन पड़ने लगेगा। अब ये टेढ़ी हो जाएगी तो ये आपस में, इसी टेढ़े होने को कहते हैं बकलिंग, इसी टेढ़े होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बकलिंग। बकलिंग से बचने के लिए हम लोग सेपरेटर का यूज करते हैं। अब देखो, अगर ये टच हो गई आपस में तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, बीच में एक सेपरेटर लगाते हैं, एक बीच में क्या लगाते हैं, सेपरेटर। और सेपरेटर कुछ नहीं होता, छिद्र वाला पदार्थ होता है, छिद्र वाला मटेरियल होता है, जो इन्हें आपस में, आयन तो आ जा सकते हैं इसके अंदर से, छेद छेद होंगे, आयन पास हो सकते हैं, पर ये आपस में एक दूसरे को शॉर्ट करने से बचाएगा। स्टेपर मोटर का यहां पे ये बकलिंग क्लियर है। अब यहां पे आंसर तो देख लो, यहां पर क्या है, सेल इज डिस्चार्ज और चार्ज एट वेरी हाई करंट देन द नॉर्मल करंट, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोग सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं बकलिंग से बचाने के लिए, तो ए इज द बेटा आपका क्या है, ज्यादा हाई करंट से क्या कर लो, या लो ज्यादा हाई करंट से चार्ज कर लो या डिस्चार्ज कर लो, ठीक है। स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल 3% है, स्टेपर मोटर का स्टेप एंगल 3% है, तो स्टेप्स की संख्या कितनी होगी अगर 20 रेवोल्यूशन होगा तो। अब देखिए स्टेप एंगल 3% है, ध्यान से सुनना, 3% है, वो 3 डिग्री है स्टेप एंगल, ठीक है, स्टेप एंगल 3 डिग्री है, तो एक स्टेप में क्या होगा, 360 डिग्री बाय 3 डिग्री करेंगे तो कितने स्टेप लेगी, मतलब एक चक्कर में कितने स्टेप लेगी ये, हमारी मोटर एक बार में 3 डिग्री घूमती है, तो जब एक चक्कर लगा लेगी तो ऐसे कितने स्टेप्स ले लेगी, 120 स्टेप्स ले लेगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में ये 120 स्टेप ले रही है, यहां उल्टा लिख लो इसको, यहां उल्टा लिख लो कि 120 स्टेप्स ले रही है एक रिवॉल्यूशन में तो 20 रिवॉल्यूशन में कितने स्टेप लेगी, तो 20 रिवॉल्यूशन में कितने स्टेप लेगी, ये क्वेश्चन है आपका, यहां पे 20 स्टेप में कितने रिवॉल्यूशन लेगी। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 120 × 2 2400 इज द राइट आंसर, ठीक है। सर अरे त्रिशरण कैसे हाल चाल है बेटा, हाँ एई के लिए भी प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे यार, बट थोड़ा सा जेई का शेड्यूल है आपका। क्या हाल चाल है आपके, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे। लास्ट क्वेश्चन बेटा आज का,
आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप इन द कमांड प्रॉम्प्ट विच द एंटर बटन इज टू बी प्रेस्ड टू चेंज द वायर टाइप इन द वायर टूल डायलॉग ऑटोकैड। कह रहा है कि ऑटोकैड के अंदर ऐसा कौन सा कमांड है जिससे मैं वायर का टाइप चेंज कर सकता हूं। मतलब ऑटोकैड में क्या होता है, हम लोग डिजाइनिंग करते हैं ना, तो डिजाइनिंग में मान लो मैंने कोई वायर का टाइप लिया, 1.5 mm स्क्वायर का वायर लिया, मान लो 1.5 mm स्क्वायर का वायर लिया, तो अब मुझे वायर का टाइप चेंज करना है, मुझे वायर ये 1.5 mm स्क्वायर वाला नहीं लेना, दूसरा लेना है, तो मैं कौन सा कमांड टाइप करूंगा। हम पूरी डिजाइनिंग कर लेते हैं ना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर। तो याद रखिए ये भी बेटा आपको सब कराया हुआ है ऑटोकैड का। अगर आप देखोगे तो ऑटोकैड भी आपका यहाँ पे कंप्लीटेड है, ठीक है, ऑटोकैड भी आपका यहाँ पे कंप्लीटेड है, ठीक है। ऑटोकैड भी बेटा ये आपका यहाँ पे कंप्लीटेड है। ये देखिए ऑटोकैड यूपीपीसीएल स्पेशल सब्जेक्ट्स में गए तो आपको बेटा ये सब सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड मिलेंगे। ऑटोकैड में अगर आप देखेंगे ना नोट्स में, तो ये देखिए कमांड में ये हो रखा है, अगर आप देखेंगे कमांड में ये हो रखा है, देखिए यहाँ पे टी कमांड जो है ना, ये जो टी कमांड है, ये जो टी कमांड है आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टी कमांड जो है ये, ठीक है, ये इसका किया धरा होता है सारा। तो ये टी कमांड से हम लोग ऐसा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 2 खत्म कर लिया है, मतलब कि 28 मार्च शिफ्ट 1 का हम लोगों ने कर लिया है। क्या चीज़ बेटा, क्वेश्चन 51 से क्वेश्चन 100 तक। पार्ट 3 में हम लोग इसी पेपर के 101 से 150 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है। महाट्रांस को एक लिए प्रैक्टिस करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, अभी तो नहीं बट करवाएंगे अभी, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है, डाउट हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।